हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये एग्ज़ाम 1 फरवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। आप सभी को पता होगा सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस जो हैं वो लेवल 2 के अंदर पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका वेटेज होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। देखिए, प्रथम कुलिक जो है वो गुप्त काल में किसको बोला जाता था? न्यायिक अधिकारी को, बैंकर को, व्यापारी को या शिल्पकार को? तो प्रथम कुलिक बोला जाता था चीफ क्राफ्टमैन को, मुख्य शिल्पकार को। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ मुख्य शिल्पकार। मुख्य न्यायिक अधिकारी ये बोला जाता था महादंड नायक को, और मुख्य व्यापारी को कहा जाता था, जो ये मुख्य व्यापारी है इसको कहा जाता था सार्थवाह। तो न्यायिक अधिकारी को महादंड, देखिए इसमें दंड है तो इजीली आप लोग गैस कर सकते हैं। सार्थवाह व्यापारी को, और शिल्पकार को प्रथम कुलिक। वो भुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं या सूक्तियाँ हैं वो लिखी गई हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कश्मीर में। वो भुर्ज या बर्च छाल कश्मीर में पाई गई जिस पर ऋग्वेद की प्रार्थनाएं सूक्तियाँ लिखी गई हैं। लगभग 150 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए भुर्ज की जो वृक्ष है इसकी छाल का प्रयोग किया गया। ये है पांडुलिपि, पुणे, महाराष्ट्र के पुस्तकालय में इसको सुरक्षित रखा गया है। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिनको क्या कहते हैं? सूक्ति या सूक्त कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुराणम में आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है ये। फिर देखिए, जो शिल्पादिकारम है, शिल्पादिकारम में को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। ये क्या है? शिल्पादिकारम ये क्या है? प्रथम महाकाव्य है ये तमिल साहित्य का। तमिल साहित्य का प्रथम काव्य शिल्पादिकारम। इस महाकाव्य की रचना किसने की थी? इलांगो ने की थी। तो रचना किसने की इसकी? इलांगो। ये भी कई बार पूछ लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, इलांगो ने इसकी रचना की। फिर है वेलैयापति। तो वेलैयापति की यदि हम बात करते हैं, ये संगमकालीन, ये भी एक क्या है? एक महाकाव्य है, संगमकालीन महाकाव्य। इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। फिर है मणिमेखलई। मणिमेखलई 30 छंदों का महाकाव्य है। इसके रचनाकार हैं चितलाई चतनार। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है चतनार। यहाँ पर ये देखिए एनिमेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सही मेल नहीं खा रहा है? तो यहाँ पर देखिए जो डी है ये सही से मेल नहीं है। बाकी खजुराहो का संबंध चंदेल से है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश से। कांचीपुरम जो साड़ियों के लिए फेमस है ये पल्लवों का क्षेत्र है, और ये चंदेल का। तो जो महाबलीपुरम है ये पल्लव वंश से
संबंधित है ये क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खजुराहो, चंदेल, ऐहोल चालुक्य, कांचीपुरम पल्लव, महाबलीपुरम ये भी पल्लव। तो यहाँ पर जो डी है वो सही से मैच नहीं है। कथनों पर विचार करना है। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तो यहाँ पर ये गलत है, ये उर्दू में नहीं, ये फारसी में लिखा गया था, फारसी। तो जहाँ पर ए सही है वो काट दो, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो जो बच गया वही आंसर है। तो इसका आंसर है बी। अब इनको पढ़ लेते हैं। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, बिल्कुल सही बात है। वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखते थे, ये बात भी सही है। तवारीख के संबंध में 2 और 3 कथन सही हैं। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। जो तवारीख है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा साहित्य रत्ना, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य रत्ना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये क्या है? सूरदास की जो है रचनाएं हैं और हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे ये। भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक, ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास को जो है हिंदी के सूर्य, हिंदी साहित्य के सूर्य इनको माना गया है। आगे है, एक कथन दिया गया है, नीचे फिर उसका कारण है। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रों में बिखर गया था, बिल्कुल सही बात है ये। अब इसके बाद देखिए, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति प्रबल कर ली थी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मुगल साम्राज्य बिखर गया था और जो बड़े बड़े सूबेदार थे, जमींदार थे, उन्होंने क्या किया था, अपने अलग अलग क्षेत्र बना लिए थे। तो ये जो कारण है ये इसके लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों यहाँ पर सही है और जो आर है वो इसकी एक ही सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या जो है करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने में क्या होता है, जमींदारों में काफ़ी बदलाव आ जाता है। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के जो सूबेदार हैं वो अपनी शक्ति और प्रबल कर लेते हैं। भूस्वामियों को विल्लार कहा जाता था। देखिए ये इजी है, आप लोग गैस भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए साउथ का वर्ड लग रहा है हमें वेल्लार, तो ये तमिल क्षेत्र जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तमिल क्षेत्र के जो भूस्वामी हैं उनको वेल्लार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वालों को, एक उझावर शब्द है ये भी आपको याद रखना है, हल चलाने वाले को उझावर के नाम से जाना जाता था।
दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कदेशियार या कडेशियार भी मिलेगा आपको कहीं पे, और अधिमई के नाम से जाना जाता था। भूस्वामी को वेल्लार है, और हल चलाने वाले को उझावर है, और भूमिहीन मजदूरों को कडेशियार या कदेशियार और अधिमई, इन नामों से जाना जाता था। कथन ए और बी को पढ़ना है, सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए है, राजा राममोहन राय जैसे लोगों को साधारक इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पर देखिए सुधारक है, सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ये बात जो है बिल्कुल सही है, तो ये कथन जो है सही है। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस प्रकार मतलब इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर दोनों सही है, ए भी और बी भी। कथन ए और बी दोनों सही हैं। राजा राममोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की थी, क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का प्रमुख विचार था कि लोगों को समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पूर्वी मद्रास, जिसको चेन्नई भी बोलते हैं, इसमें स्थापित वेद समाज प्रेरित था। तो वेद समाज के बारे में हमें बताना है, तो ये ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। ऑप्शन नंबर सी। पूर्व मद्रास में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 1828 में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की गई थी। इसके बाद देखिए जो ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना समाज है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। फिर आर्य समाज है ऑप्शन में, तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित था। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। फिर है युवा बंगाल आंदोलन, ये अलग है और ये अलग है, और ये यहाँ पर ये अलग है। युवा आंदोलन 1826, इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विपियन डेरेजियो द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। डेरेजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? डेरेजियो को। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता या मनुस्मृति भी बोलते हैं इसको, भगवद गीता और रामायण ग्रंथों के आलोचक थे। ये बात सही है, ये इनके आलोचक थे। फिर पेरियार ने देखा कि ये जो ग्रंथ हैं निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का जो वर्चस्व है स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो कथन है वो सही है, और जो आर है वो सही व्याख्या करता है इसकी एक ही। तो ई यहाँ पर भी आएगा। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, मद भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है? सही है।
किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल होंगे? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। डलहौजी की एक नीति आपको याद रखनी है, राज्य विलय नीति या राज्य हड़प नीति। और जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कैनिंग के टाइम पर ही हुई थी। इन्होंने जो है इसको दबा दिया था। और बहादुर शाह जफर को इन्होंने कहा था कि अंतिम मुगल होंगे, मतलब अंतिम मुगल राजा होंगे, इसके बाद कोई भी मुगल राजा नहीं आएगा। और इनको रंगून जो म्यांमार में पड़ता है वहाँ पर जेल में भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को, और वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। लॉर्ड कैनिंग नामक गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि जो बहादुर शाह जफर है अंतिम मुगल राजा होंगे। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। डलहौजी की ये राज्य हड़प नीति लैप्स की नीति थी इनकी। होर्डिंग ने क्या किया था, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ये आपको याद रखना है। एल्गिन इन्हें क्या किया था, इन्होंने वहासी आंदोलन का दमन किया था। निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा छापा गया था। बाल गंगाधर तिलक। तो इनके देखिए दो फेमस अखबार थे, एक मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। तो नाम से ही ये उल्टे हैं। जो केसरी है वो मराठी में लिखा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मराठा ही अंग्रेजी में लिखा गया था शायद ये। नहीं, ये शायद अंग्रेजी या बंगाली में लिखा गया था। आप देख लेना इसका, कोई नहीं, छोड़ो इसको, अभी ध्यान नहीं है ये। तो मराठी भाषा में केसरी अखबार छपता था। केसरी अखबार जो है बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसको जो है छापा गया था। और इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए हैं? तो देखिए ये यहाँ पर मराठा जो था वो अंग्रेजी में ही छपता था, मुझे ध्यान आ गया। मैं पहले भी आपको मैंने अंग्रेजी ही बताया था वैसे तो। चलिए, तो इसके बाद देखिए इसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान में देखिए 1935 का जो एक्ट था ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे क्या काफ़ी बदलाव जो है यहाँ पर संविधान के अंदर किए गए हैं। एक बार हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। 1935 एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। यह एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें अनुच्छेद 321 और 10 अनुसूचियां थी। इसमें प्रस्तावना कर अभाव था, यहाँ पर का आएगा। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था और 2 नए प्रांत सिंध उड़ीसा का निर्माण किया गया था। तो काफ़ी है, देख लीजिए आप लोग, इसके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए 1909 का जो एक्ट था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसको मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना किसके तहत की गई? मार्लियामेंटो सुधार के तहत। फिर देखिए भारतीय स्वाधीनता अधिनियम भी दिया गया है 1947। इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र
राज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता इसकी स्थापना की घोषणा भी की गई थी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें क्वेश्चन ये फ्रेम होना था कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। इसको भी आप 1 मिनट इसको काट दीजिए। बृहस्पति, इसमें चंद्रमा की संख्या है 52 बृहस्पति की, तो इन्होंने 53 दे रखी है, मतलब ये भी गलत है। बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या 52 न होकर 27 है। तो देखिए ये कहाँ गया, ये बृहस्पति है, तो ये भी गलत है। इसकी कितनी है? ये 27 है। फिर है नेपच्यून, जिसको बोलते हैं वरुण, इसकी है 14, ये यहाँ पर 13 दी गई है, ये भी गलत है। फिर आगे है मंगल, मंगल के कितने हैं? 2 है, तो इसका ये होना चाहिए आंसर। तो यहाँ पर देखिए इसमें ना ऑप्शन ही सही नहीं है, इसमें 2 गलत दिए गए हैं इसके अंदर। तो इसमें यहाँ पर BCD लिखा हुआ है ना, मतलब ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया गया था और इसके मार्क्स है ना सभी को मिल गए थे। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि किसके कितने जो हैं चंद्रमा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि इसमें ये पूछेगा कि भाई कौन सा सही सुमेलित है, तो ये गलत पूछेगा तो फिर ऑप्शन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसमें 3-3 के जोड़े दे दिए जाएंगे, मतलब BCD दे दिया, ABC दे दिया, DAB दे दिया, मतलब इस तरह से इसकी फ्रेमिंग होगी। आगे देखिए, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, इनके बीच के जो क्षेत्र है वे बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। अब देखिए, ये ठंडे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। अब मान लीजिए एक ग्लोब है, तो ये जो रीजन है यहाँ पर, तो देखिए ये तो इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पे 23.5 डिग्री हो गया, और इससे ऊपर यहाँ पर एक 82 डिग्री और होता है, और उससे ऊपर का जो वो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ये उत्तरी ध्रुव ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और ये मान लीजिए यहाँ पर सन है, तो सन की किरणें जो हैं यहाँ पर तो 0 डिग्री पर तो डायरेक्ट पड़ेंगी, ध्रुवों पर आपको पता होगा तिरछी पड़ती हैं, ये बात सही है। फिर तिरछी पड़ेगी तो यहाँ पर हीट भी कम जाएगी दोनों ध्रुवों पर, तो ये बात सही है। पर ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो ठंड पड़ती है वो बर्फ़ के कारण पड़ती है, ना कि किरणें को इसमें कुछ वो है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो B हो जाएगा। तो यहाँ पर B हो जाएगा। सॉरी, इसका हाँ वो 1 मिनट रुकिए।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए है, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है और ऊपर 23.5 डिग्री कर्क है, रेखा है, और इससे ऊपर यहाँ पर बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पर ये है हमारा ध्रुव, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। फिर मान लीजिए जैसे यहाँ पर सन है, 0 डिग्री पर तो बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी। तो ऊष्मा भी तो कम जाएगी, ये बात भी बिल्कुल सही है, इससे कम ऊष्मा जाती है। अब कम ऊष्मा जाएगी तो भी ठंड भी पड़ेगी, सूर्य की गर्म मतलब किरणें नहीं पड़ेगी तो ठंड ज़्यादा पड़ेगी ना। तो ये दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है, और आर की जो है ए सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो ये बी दिया गया है इसको काट लेना है। बुक में, हर एक बुक में थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको मिलेंगी। देखिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं इन पर और कम ऊष्मा देती हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण, अब वो तो ये बता दिया कि भैया विषुवत रेखा ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। फिर दक्षिणी गोलार्ध के मध्य भाग को शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध बोला जाता है। आगे शीत कटिबंध में तापमान यहाँ पर देखिए जो कम होता है ध्रुवों पर, और बर्फ पड़ी रहती है, तो जिससे क्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है। इसीलिए कथन ए और कारण आर सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। आगे देखिए, सूर्य पूर्व में उदय होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखिए, इसका कारण होता है जो पृथ्वी है ना, वो पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं, मतलब इसका उल्टे डायरेक्शन में घूमती है। इसमें पृथ्वी की रोटेशन जो है उसका रोल है। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं, या सौर वर्ष, या इसको प्रकाश वर्ष भी बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो वेलोसिटी है, वेग है, उससे चक्कर लगाती है। पृथ्वी से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं, पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। ये यहाँ पर क्या है, ये कृत्रिम की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो नेचर ने बनाया। वैसे तो हमने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालय के खुलने का समय दिया गया है 9 बजे का है, ये 9 AM का। चंडीगढ़ के पास में 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर, कलकत्ता के पास में 88 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर केंद्रीय सरकारी कार्यालय खुलने का समय बताना है। देखिए, इसमें से कोई भी एक आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं कलकत्ता वाला कर रहा हूँ। देखिए, भारत का जो समय है वो 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री। इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे जो है आगे है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई 350 डिग्री घूमती है पृथ्वी 24 घंटे में। 24 को हम इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 पे। 15 डिग्री 1 घंटे में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिग्री 60 मिनट, और इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 15 चौके, मतलब 1 डिग्री का जब डिफरेंस होगा ना तो 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा उससे। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। मैं 88.5 डिग्री ये है, सॉरी 88 डिग्री 15 मिनट है, इसको पूरे को ही मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए, 15 मिनट को यदि मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, मतलब 60 से भाग करेंगे तो 1/4,
1/4 को देखिए, हमने 1/2 को 0.5 लिखा है, तो इसको हम लिख लेंगे 88.25 है ये। 1/4 है ना, मान लो 1 रुपये के 4 हिस्से करता है तो 0.25 ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा 88.25। ये हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इधर कर देता हूँ मैं, इस बॉक्स के अंदर ही कर लेते हैं। 88.25 और 82.5, यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। डिफरेंस ले लेते हैं इनका, तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 12 में से 5 गए 7 पॉइंट, इधर आ जाएगा 8 में से 2 गए 6.75। इतने डिग्री, टोटल डिग्री में ये सारा का सारा। ठीक है, अब इसको मिनट में बनाने के लिए 6.75 है ये, इसको भाग कर लेते हैं हम लोग। देखिए इतने डिग्री है ये। ठीक है, डिग्री की मिनट बनाने के लिए किससे भाग होगा? 1 डिग्री में 4 मिनट होती है, तो इतनी डिग्री में गुना 4 से कर दो, इसका आंसर निकल जाएगा। 5 का 20 की 0 हासिल 2, 7 का 28 2, 30 की 0 हासिल 3। 1 मिनट रुकिए। 6.75, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे 8 था ना, 8 में से 2 घटा दिए, कैरी इधर गया था ना इसमें, तो ये 7 में से 2 गई, 5.75 आएगा यहाँ पर 5। तो 5 का 20 और 3 ये थे हासिल के, और 20 और 3 23, तो 23 मिनट का फ़र्क पड़ेगा टोटली। ठीक है, तो ये जब यहाँ पर 9 बजेंगे ना, यहाँ पर 9 बजेंगे तो यहाँ पर 9:23 होंगे, तो 9:23 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आपको एक ही सोल्व करना है, इसमें से पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो सारा सब कुछ यदि आपको पता है तो हमें खाली डिफरेंस देखना है। यहाँ पर हमें केवल 88.25 में से 88.5 इसका डिफरेंस लेना है बस हमें। ये 5 पॉइंट यहाँ पे करा था मैंने 5, और ये 12 में से 7 गए, 5 गए तो 7, और इसको 4 से गुना, इतना ही करना है बस हमें, खाली इतने में ही काम चल जाएगा। 5 का 20, 7 28 0, मतलब 28 हो तो 30, 0 हासिल 3, 5 का 20 और 3 23, तो 23 का ही फर्क पड़ेगा, 23 मिनट का। तो 9:23 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ समझने का है नहीं यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौगोलिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सह्याद्री। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर सह्याद्री भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को सह्याद्री, देखिए जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर कालसूबाई 1646 मीटर है इसका, उत्तरी में सबसे जो सर्वोच्च शिखर है। और दक्षिणी सह्याद्री की बात करें, यहाँ पर है कुदेरुमुख 1892 मीटर। दक्कन का जो पठार है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 स्टेट में है। यह पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन पठार में काली मिट्टी प्रचुरता में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का है। एक तरफ पत्थर या चट्टानों के टाइप दिए गए हैं, दूसरी तरफ किस तरह का वो ईंधन है, किस तरह की सेल से बना है। संगमरमर की हम बात करें तो आप सभी को पता होगा ये एक कायांतरित सेल है।
ए का 4 के साथ, देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है पहले में, यही आंसर हो जाएगा, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जो बलुआ है, बलुआ पत्थर ये एक अवसादी है। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है, जो जीवों के गलने सड़ने इनसे बनता है, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए। और जो ग्रेनाइट है ये बनता है आग्नेय शैल से, मतलब जो पृथ्वी का लावा नीचे से निकलता है, फिर वो बाहर वो निकल कर ठंडा हो जाता है, उससे जो बनता है वो है। तो यहाँ पर संगमरमर का अंतरित सेल हो जाएगा, इस सेल है यहाँ पर। बलुआ पत्थर अवसादी सेल, कोयला जीवाश्म ईंधन है, ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय सेल है। इसके बाद आगे है, एक तरफ हमें लैंड फॉर्म स्थल रूप दिया गया है, दूसरी तरफ एजेंट दिए गए। तटबंध है, स्टैक है, छत्रक शैल है और हिमोड है। तो देखिए जो तटबंध है वो उसका घटक होता है समुद्री तरंग, और जो स्टैक होता है या इसमें जो छत्रक है, छत्रक हो जाएगा पवन से, इसका पहले से मिल जाएगा। और नहीं, यहाँ पर हमें मैच नहीं करना, सॉरी 1 मिनट रुकिए, मैच में आपको बताने का कुछ और लग गया, यहाँ पर हमें सही बताना है। तो यहाँ पर है ना, इसमें देखिए 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी, बी और डी सही है। स्टैक ये वाला सही मैच किया गया है, और ये वाला हिमोड वाला। बाकी जो तटबंध होता है वो समुद्री तरंग से होता है, इसका पवन से कोई इसमें नहीं होता है पवन। और जो छत्रक होता है, छत्रक शैल, ये पवन, इसमें नदी नहीं आएगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना इसको आगे के लिए। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार है, मतलब किन कारणों उसके से जो है ये ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए अल्टीट्यूड का चक्कर है, ऊंचाई का, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है ना वो, तो इस कारण ऐसा है। लद्दाख की जलवायु अपनी ऊंचाई के कारण अत्यधिक शीतल शुष्क है। लद्दाख उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है, जहाँ का अधिकांश धरातल कृषि योग्य नहीं है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क और कठोर है। इसको देखिए शीतमरुस्थल भी इसको बोलते हैं, इस क्षेत्र को। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ना है, फिर सही विकल्प का चयन करना है। कथन है, कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, सही बात है ये। ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, जी नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है। नहीं, सही है ये भी, 1 मिनट। हाँ, आपको देखिए कुछ और सोच गया था मैं यहाँ पर, 1 मिनट। आपको ये पता होगा कि जब वायु गर्म होती है तो गर्म होकर वाष्पीकरण होता है, मतलब जैसे वाष्पीकरण होता है सेम उसी तरह से, मतलब वायु गर्म होकर हल्की होती है और फिर वो ऊपर उठती है, और जो ठंडी होती है वो नीचे आ जाती है उसकी जगह। तो मतलब जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है ना, तो यहाँ पर इसका ये रहेगा, दोनों के दोनों सही है, और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन ये करता है। जो गर्म हवा होती है वो होती है हल्की, इसका तो आपको पता होगा, तभी तो ऊपर उठती है। फिर जब ये हल्की होगी तो ठंडी वाली तो अपने आप ही भारी हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो देखिए कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है उसको वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर चल जाने पर दाब जो है तेजी से गिरने लगता है, जितने ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है, और ऊंचाई पर जितने ऊपर जाते रहेंगे घटता रहेगा। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। निम्न
दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जहाँ पर कम तापमान होता है, वायु ठंडी होती है। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि वायु गर्म होगी तो हल्की होगी, और ठंडी वाली क्या होती है, भारी होती है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वायु जो है वो चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समाचार पत्र जो है जनसंपर्क का साधन है। रेडियो भी है और टेलीविजन भी है, मतलब एक बार में हम लोग बहुत सारे लोगों से संपर्क साध सकते हैं। सेलुलर फोन जो है वो जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। रेडियो हो गया, समाचार पत्र, टीवी, ये सारे के सारे क्या हैं, साधन है। सेलुलर फोन एक कोर्डलेस जल संचार का ये उपकरण है। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, ये बताना है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। तो भूमध्य सागरीय प्रकार की बताना है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। अब यहाँ की अधिकतर वनस्पति में शुष्कता प्रतिरोधी क्षमता होती है। इन पेड़ों की जो छाल होती है वो मोटी, पत्तियाँ कड़ी, चिकनी और चमकदार होती हैं। इन पेड़ों की शाखाएं कांटेदार, मोटी होती हैं। यहाँ की वनस्पति की ये सभी विशेषताएं उसे ग्रीष्म ऋतु में होने वाले अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से बचाती है। इस प्रकार की वनस्पति का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पाए जाने वाली सदाहरित छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, जिन्हें कैलिफोर्निया के चैपेरेल और दक्षिण फ्रांस के मैकीज, इटली में मच्छिया कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु घास उगने के लिए अनुकूल नहीं होती। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। यहाँ पर नींबू जाति के रसदार फल उगाने के लिए ज़मीन अच्छी होती है, और यहाँ पर इस तरह के नींबू, संतरा, अंगूर, खुमानी, आड़ू ये जो हैं उगाए जाते हैं। देखो, इसका आंसर दक्षिण पूर्वी कैसे है, ये हो गया हमारा ग्लोब, और यहाँ से चली गई 0 डिग्री, ऊपर होती है 23.5 कर्क रेखा, और नीचे 23.5 पर होती है हमारी मकर रेखा। देखिए, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, इधर यूरोप है, इधर एशिया है। अफ्रीका जो है ना वो यहाँ पर पड़ता है। अफ्रीका इस तरह से है, ठीक है। तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये दक्षिण में ही तो है, दक्षिण में। और पूरे इसकी हम लोग देखें तो ये ईस्ट, यहाँ पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, तो ये कहाँ पर पड़ेगा, ये दक्षिण पूर्व में ही तो पड़ेगा ना। और यहीं पर भूमध्य सागरीय, मतलब ये जो भूमध्य सागरीय वाली है ये इक्वेटर के पास ही तो होती है, ये यहाँ से तो गुजर रहा है, तो इस कारण है। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक है, वन है, प्राकृतिक गैस है, मृदा है, जल है। इनमें से हमें बताना प्राकृतिक संसाधन नवीकरण के उदाहरण, मतलब प्राकृतिक भी है और रिन्यूएबल भी, अपने आप बनते रहेंगे। ठीक है, जो अभ्रक है क्या रिन्यूएबल है? जी नहीं।
मतलब ए जहाँ पर भी हम लोग काट सकते हैं, एक ऑप्शन यहाँ से कटा है। फिर देखिए जो वन है, वन बिल्कुल है, ये सही दिया गया है। जल जो है, जल भी रिन्यूएबल है, मतलब इनकी ना यहाँ पर ए बी सी डी लिखो आप एक बार, ए बी सी डी ई। देखिए ई जो है वो रिन्यूएबल है, बी है, बी भी रिन्यूएबल है, प्राकृतिक गैस नहीं है। तो बी हो गया, इसमें बी हो गया और ई हो गया और डी हो जाएगा, डी मतलब मिट्टी भी, तीन। तो बी, डी और ई, ये तीन होते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर दिख रहे हैं हमें ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। अब हम लोग एक बार इसको क्लियर करके इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वन, मृदा, जल प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कुछ संसाधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। वन मनुष्य के लिए इमारती लकड़ियाँ, जनजातियों और जानवरों के लिए भोजन, पानी, आश्रय प्रदान करते हैं। जीवों के बीच पोषक चक्र खाद्य श्रृंखला बनाते हैं और प्रजातियों की जैव विविधता को बढ़ा देते हैं। महासागरीय जल प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। महासागरीय तरंगों का उपयोग तरंग शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। समुद्र में समुद्री प्रजातियों की जैव विविधता होती है, जहाँ पोषक चक्र सामान्य होते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानव की प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल है, मतलब जो अपने आप ही रिन्यूअल होते रहते हैं। जैसे सोलर लाइट हो गई, मतलब सौर ऊर्जा हो गई, सन वाली जो एनर्जी है, विंड की हो गई, या जो जल वाली है, या ज्वारीय ऊर्जा है जो ग्रेविटी के कारण होती है, मून की जो ग्रेविटी होती है उसके कारण। बायोगैस जैव ईंधन अनवीकरणीय है, जो एक बार यूज करते ही ख़त्म हो जाते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, मतलब हम 1 किलो कोयला जलाएंगे तो फिर दोबारा वो रिकवर थोड़ी ना हो जाएगा। यहाँ पर हम सन का करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। पानी भी एक रिसाइकिल होता रहता है ना, उसका एक जल चक्र होता है पूरा का पूरा। मृदा के विरचन, मतलब विरचन का मतलब उसकी रचना होना, फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कारक जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर कैसे देखिए, मृदा के विरचन गठन में मूल चट्टान, उसकी पेरेंट रॉक कैसी है, मतलब मिट्टी जो बनती है एक बड़ी चट्टान से बन गई, वो टूटेगी, मान लीजिए टूट के यहाँ आई है, उसके जो कंकड़ पत्थर है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनसे उस पर डिपेंड करेगी। और कितना ड्यूरेशन हुआ, टाइम पर भी डिपेंड करेगी। तो ये मुख्य भूमिका निभाते हैं कारक। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायु तत्व वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि, आर्द्रता, तापक्रम मृदा निर्माण में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें करती हैं। देखिए केवल ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर स्थल आकृति, ये स्थल पे डिपेंड नहीं करता, स्थल की कैसी आकृति है, जलवायु पर डिपेंड।
देखिए अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर प्ले मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सोइल। मृदा के गठन में मेजर रोल किसका है। एक मिनट रुकिए, मेजर रोल की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मृदा के विरचन या गठन मतलब उसकी फॉर्मेशन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। मुख्य भूमिका की बात कर रही है यहाँ पर, मेजर रोल की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए वैसे तो टोपोग्राफी समय सारे हैं, पर मेजर की बात करें तो जो मूल चट्टान है जिससे बनी है, मान लीजिए एक बड़ी चट्टान है, इससे मिट्टी बनी है, इसके जो कंकड़ पत्थर जो भी पार्टिकल हैं वो टूट के मिट्टी बनेगी, तो मेजर हो गया, इसका मेजर रोल हो गया। और एक वहाँ का क्लाइमेट कैसा, ये मेजर है। मृदा के विरचन गठन में मूल चट्टान और जलवायु संबंधी जो कारक है ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायुवीय तत्व हैं। इसके अंदर देखिए वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता, अवधि, आर्द्रता, तापक्रम, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड हैं, जलवायु के अंदर ही। मृदा निर्माण के गठन एवं संरचना, सेल निक्षेप के खनिज, रासायनिक संयोजन, मतलब उसके अंदर उसके जो पेरेंट रॉक है उसके क्या गुण है उससे तो डिपेंड करेगा नहीं, मतलब उसके ऊपर भी। जिन स्थानों पर मृदा नहीं होती है, परिपक्व नहीं होती, वहाँ की मृदाओं का मूल शैलों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। मूल चट्टान की भांति स्थलाकृति भी दूसरा निष्क्रिय नियंत्रित कारक है। तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में मृदा छिछली, सपाट क्षेत्रों में मृदा मोटी होती है। मतलब वैसे तो सारे ही डिपेंड करते हैं, पर मेजर की बात करेंगे तो यहाँ पर ए और सी हो जाएगा। यहाँ पर मेजर पूछा गया था इसमें। आगे देखते हैं, आगे है कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः किस किस के बीच में होता है। और गाँव की हम बात कर रहे हैं तो गाँव में आप सभी को पता होगा किसान और देखिए कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः खालिस्तान के बीच एक शोषणकारी संबंध किस किस के बीच में ये होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। साहूकार होगा एक तरफ और दूसरी तरफ छोटे किसान होंगे, इनके बीच में जो है शोषण होगा ना। साहूकार जो है किसान का शोषण ही तो करेगा, उसको मोटी रकम दे देगा और ब्याज बाद में फिर जो है उससे वसूली करेगा वो। तो यहाँ पर ये इसको ठीक कर लेना, ऑप्शन ए आएगा। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। साहूकार क्या करेगा, संपत्ति या धनाढ्य वाले व्यक्ति होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। छोटे किसान वह किसान है जिसके पास खेती करने योग्य भूमि केवल हेक्टेयर 1 से 2 हेक्टेयर, मतलब 1-2 किला ही है, उसके पास ज़्यादा नहीं है, 1-2 एकड़ ही है। तो भारत में ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं या सीमांत हैं, कर्ज की समस्या ग्रामीण इलाकों में क्या होती है, छोटे किसानों में बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए कर्ज रूपी जो जाल है वो एक तरफ साहूकार होगा, दूसरी तरफ छोटे किसान होगा, और उसका किसान का क्या होगा, इसमें शोषण होगा। आगे देखिए कथन ए है, बी है, इनको पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। देखिए लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपात। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र
तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो हैं सही दिए गए हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम जो है एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर संचार माध्यम से प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपात। मतलब ये नहीं है भाई जिसकी गवर्नमेंट है उसी का फेवर करें, जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लोकतंत्र में मीडिया का देखिए प्रमुख स्थान होता है। मीडिया द्वारा प्रदत्त जानकारी ही लोगों तक पहुंचती है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके साथ चौथा पिल्लर है, चौथा स्तंभ है कौन? मीडिया। लोकतंत्र का एक प्रहरी है। मीडिया के माध्यम से ही जनमानस में वास्तविकता का सही विकास होता है। मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यह लोकतंत्र की क्या है? एक रीढ़ है। मीडिया को पक्षपात पूर्ण रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक विश्वसनीय संचार का ही साधन है। तो यहाँ पर ए और आर सही है, और आर जो है कि सही व्याख्या करता है। भारत में सरकार काम करती है। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है, आप सभी को पता होगा। 2 लेवल होते हैं सरकार के, एक स्टेट लेवल होता है, एक होता है नेशनल लेवल। तो बी और सी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सरकार राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। एमपी हो गए और एमएलए हो गए। इनका एक सिस्टम भी होता है भाई, वोटिंग होगी, फिर कैलकुलेशन, जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी होगी उसकी सरकार बनेगी। प्राय इसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में प्रशासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। राज्य निरंतर बदलती हुई विधायिका द्वारा प्रशासित होते हैं। संसदीय पद्धति में सरकार का अभिप्राय राष्ट्रपतीय पद्धति के अधिशासी शाखा से होता है। इस पद्धति में राष्ट्र में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, और देखिए स्टेट के मतलब केंद्र में तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, स्टेट की बात करें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये जो है कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। मतलब इन्हीं के नाम से सारा काम होता है। कौन सरपंच की तरह काम करता है? तो देखिए यहाँ पर सरपंच की तरह काम करता है तो अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य सरपंच कौन बनेगा? अन्य वार्ड सदस्य द्वारा चयनित, मतलब एक वार्ड का सदस्य ही तो है। मतलब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। मतलब जो वार्ड के सदस्य होते हैं, एक वार्ड है मान लीजिए, तो वो खुद भी तो वार्ड का सदस्य है ना, और अन्य वार्ड के सदस्यों द्वारा उसका चुनाव हुआ है। अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित या चुना हुआ एक वार्ड सदस्य सरपंच की तरह काम करता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है या मुखिया होता है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव का जो स्तर है उस पर एक विधिक संस्था ग्राम पंचायत का ही प्रधान होता है। सरपंच चुने गए पंच की मदद से ग्राम पंचायत के जो काम हैं वे करता है। 5 साल का इसका टेन्योर होता है, और चुनाव ग्रामवासियों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। 1992 में 73वां और 74वां संशोधन हुआ था, उसके बाद जो है ये लाया गया था पंचायती राज सिस्टम। संविधान का 73वां संशोधन गांव का जो स्थानीय शासन है उससे जुड़ा हुआ है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का जो 74वां संशोधन है शहरी
स्थानीय शासन या नगर पालिका से जुड़ा है। सन 1993 में 73वें और 74वें संशोधन से लागू हुई हैं चीज़ें। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति और तीसरा इसका जिला परिषद, ये क्या है शामिल है। अब लेबर चौक क्या होता है, देखिए हर एक शहर में होता है। वहीं यहाँ पर क्या है, जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं वो इकट्ठा होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो लेबर चौक उस चौक को कहते हैं जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से अधिकतर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते, इसीलिए ये मजदूर काम की तलाश में एक साथ चौक पर इकट्ठे रहते हैं। कथन पढ़ना है, उसके बाद इनका चयन करना है। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर कम निर्भर करने का साधन है। मतलब बुनकर हैं, उनकी एक संस्था है जो कि कोऑपरेटिव है, मतलब गवर्नमेंट एडेड हो गया एक तरीके से। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, बिल्कुल है। यदि उनकी संस्था होगी तो व्यापारियों के ऊपर वे कम डिपेंड करेंगे। इसके बाद आगे है, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो देखिए, जब व्यापारियों से उनका संबंध ही कट जाएगा, जब वे खुद सहकारी संस्था से जुड़ेंगे तो व्यापारियों के पास वे जाएंगे नहीं, तो व्यापारियों की आमदनी कैसे हो जाएगी इससे। तो जहाँ पर भी है उसको काट दीजिए, ये यहाँ पर कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। एक ही तो बच्चा है जो सही है, और ए पहले सही है तो ये भी हो ही नहीं सकता, तो एक बच्चे गया इसका ऑप्शन नंबर ए। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, ये बात जो है सही है। एक बुनकर सहकारी समिति में एक समूह बना देते हैं, मतलब बुनकर जो हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे और सामूहिक रूप से कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। बुनकर सहकारी समिति में समान हित वाले लोग एक साथ आते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए काम करते हैं। व्यापारियों की भूमिका यहाँ पर कम होती है और बुनकर ज़्यादा इनकम अर्जित करते हैं। व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं है ये, तो ये गलत है। तो यहाँ पर केवल बी सही है। सरकार सहकारी समितियों से उचित दरों पर कपड़ा खरीद कर बुनकरों की मदद भी करती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार राज्य में निःशुल्क स्कूल वर्दी का कार्यक्रम चलाती है, तो सरकार क्या करती है, इन्हीं सहकारी समितियों को ऑर्डर देकर जो है कपड़े वगैरह तैयार करवाती है। निम्नलिखित कथनों ए आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नया अर्थ देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पूरी तरह से जो है लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं होता है कहीं पर भी, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या यहाँ पर करता है। तो ये दोनों, यहाँ तक तो ये दोनों कथन हो गए। आगे देखिए, लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोग अपने नेताओं को सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार होता है और संविधान के जो मौलिक नियम हैं उनके माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा जो है उनका चुनाव करते हैं। लोकतंत्र गलतियों को ठीक करने की अनुमति देकर सुधार की अनुमति देता है। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य सकारात्मक फायदे भी हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर असमानता का समाधान खालिस्तान के स्तर पर करने की ज़रूरत है। देखिए कौन सा स्तर है, तो देखिए हमें परिवार पर भी, समाज और सरकार सारे स्तर पर, फैमिली, सोसाइटी और गवर्नमेंट तीनों लेवल पर ये ठीक करने की ज़रूरत है, मतलब इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लैंगिक समानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप समान में महिलाओं को यहाँ पर समाज आएगा। देखिए समाज में क्या था, महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है। वे घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान, भेदभाव से पीड़ित होती हैं।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक और मानसिक जटिलता जो है वो मौजूद है। आज भी व्यापक रूप में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए परिवार, समाज और सरकार इनको महिलाओं के प्रति एक समान जो है भाव प्रदर्शन करना चाहिए। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? काफ़ी आपको पता होगा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको जो है मौलिक अधिकार की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। अब इसको जो है वो अब हमने इसको क्या है कानूनी अधिकार इसको बना दिया है। देखिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसको जो है भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार या अधिकार पत्र कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार है? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक और संस्कृति और शिक्षा संबंधी है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल यहाँ पर इनके अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 हो गया, 25 से 28, 29 से 30 है और 32 है। मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। अब ये 6 हैं। जो संपत्ति वाला है वो हटा दिया गया है। क्या करा गया है? 44वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत एक इसको क्या है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार इसको बना दिया गया है। स्कूलों के में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिकों को प्राप्त देखिए, जो स्कूल में खाना मिलता है वो बताना है हमें किसके अंदर। वो देखिए, राइट टू जो लाइफ है ना, जीवन जीने का अधिकार, ये इसके अंदर आता है। इसके अंदर और भी है, स्वच्छ पानी हो गया, स्वच्छ वायु हो गई, काफ़ी सारे इसके अंदर आते हैं। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को प्राप्त जीवन का अधिकार नामक मौलिक अधिकार का विस्तार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, न कि केवल भारतीय नागरिकों पर। अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया गया है, जिसमें शामिल है आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य, अदालतों में त्वरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ये हमने पीछे देख ही लिया था कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसमें। अब एक लाइन लिखी हुई है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। ये एक मुहावरा है, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है। तो मतलब क्या चीज़ ये दिखाता है? काफ़ी ईजी है ये भी। क्या है? न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म होने में अप्रत्याशित देरी, मतलब कोर्ट में जो ज़्यादा टाइम लगता है उससे रिलेटेड है। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में जो अप्रत्याशित देरी है उसकी समस्या को दर्शाता है। आज भी इंडिया में 10-10, 20-20 साल तक केस चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लंबित मामलों में देर से सुनवाई होना यह है याचिकाकर्ता के अधिकार का क्या है? हनन है। इसके प्रमुख कारण यह है बढ़ती अपराध दर। अपराध का जो स्तर है, जो लेवल है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और अदालतों में मुकदमों की संख्या भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मामलों की जो बढ़ती संख्या है उस टाइम पर फैसले ले ही नहीं जा सकते। इतने ज़्यादा केस जो है पेंडिंग है। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम
एक ऐसा कानून है जो खालिस्तान या डैश के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। वनवासी और अनुसूचित जनजाति इनके अधिकारों की जो है रक्षा करता। पेपर मिल का इससे कोई लेना देना नहीं है और जानवरों से भी कोई इसका लिंक नहीं है। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह अधिकार उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों के लिए निर्भर थे, जिनमें आजीविका, निवास, अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल हैं। यह अधिनियम आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। वन निवासियों के अधिकार का विस्तार लघु वनोत्पाद चराई क्षेत्र तक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्राय संबंध है? तो देखिए, हास्यकरण में समानता नहीं होती, ना गर्व होता है। मतलब जो मार्जिनलाइज्ड जो पर्सन हैं वो क्या होते हैं, उनके साथ कमी होती है, मतलब और उनके साथ भेदभाव होता है। समाज में एक वर्ग होता है जो हास्यकरण पर है, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जो वंचन के शिकार रहे हैं। अभाव, वंचन और भेदभाव अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्राय संबंधित होता है। धार्मिक सांत्वना, शस्त्र संघर्ष, आत्म सुधार और शिक्षा, इन सभी मामलों में संघर्ष का चुनाव उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें हाशिए पर रहने वाले लोग खुद को करते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां हाशिए पर रहने वाले वर्ग दूसरे के वर्चस्व का विरोध करते हैं, उच्च वर्ग या सरकार के कानून नीति के अनुरूप नहीं होते। हाशिए पर पड़े कई वर्ग शिक्षित होते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। शिक्षा सबसे अच्छा हथियार है जिसका उपयोग हाशिए के जो लोग हैं वो कर सकते हैं। समानता और गर्व हास्यकरण के साथ संबंधित है। देखिए, जो SC ST हो गए या और भी जो वर्ग है समाज के, जो उनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको सुविधाएं नहीं मिली हैं, वे सारे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर खालिस्तान सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, स्कूल में साइकोलॉजी जो है ये नहीं होता माध्यमिक लेवल पर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11th 12th में ज़रूर होता है, पर जो मिडल लेवल है वहाँ पर नहीं होता है। 11th 12th में तो चॉइस होती है, वहाँ पर आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, बाकी जो मिडल है वहाँ पर नहीं होता है। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है, बल्कि भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में जो है इनको पढ़ाया जाता है, सम्मिलित हैं। माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा इनके जो बीच की है, मतलब 6ठी से जो 8वीं तक की है वो, क्योंकि 5वीं तक तो प्राइमरी हो गई, उससे बीच में जो है मिडल की है। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित हो जाती है। ऐतिहासिक अध्ययन खालिस्तान के विकास में मदद करता है। अब यदि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमारा कोग्निशन डोमेन जो है वो डेवलप होता है। ऐतिहासिक अध्ययन ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं। ज्ञानात्मक का संबंध सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से होता है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षार्थी शब्दों, प्रतीकों, परिभाषाओं और सूत्रों को प्रमुख अवधारणा के रूप में याद करते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के 3 श्रेणियों में, देखिए जो ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है इसको CAP से हम लोग याद करते हैं। कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये 3 डोमेन के बारे में बात करती है। तो
कॉग्निशन माइंड से रिलेटेड है, और जो अफेक्टिव है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, जो साइकोमोटर है वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी से है, मतलब हाथों से रिलेटेड है। पूर्व में हुई घटनाओं का वर्तमान के साथ जोड़ना ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के अंतर्गत आता है। पूर्व में हुई कोई भी घटना हमारे मस्तिष्क में तब जाती है जब संज्ञान का स्तर क्रियाशील रहता है। आगे है भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने, रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने, विश्वकोश का उपयोग करने में। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, इनसाइक्लोपीडिया का यूज़ करने से जो है वो शिक्षक जो है विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए, मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा, बाकी ये सारे के सारे ठीक हैं। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने, रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने में संलिप्त करने के द्वारा उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि भूगोलिक कक्षा में मानचित्र का बहुत अधिक उपयोग रहता है। मानचित्र की सहायता से पूरे विश्व के प्राकृतिक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में लगाइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए समस्या समाधान के जो स्तर होते हैं उनका सही क्रम है। पहले हम लोग क्या करते हैं, समस्या इसका सूत्रीकरण करते हैं, मतलब उसकी व्याख्या करते हैं, भाई प्रॉब्लम क्या है। फिर विचार और विचार उत्पन्न करते हैं, भाई क्यों है, क्या है। फिर उसकी योजना बनाते हैं हम लोग, क्या काम करना है। लास्ट में उसकी जांच करते हैं, भाई काम सही हुआ है नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम हमने सोल्व करी है। तो मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम, सिंपल से कॉम्प्लेक्स अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, मतलब पाठ्यचर्या को अरेंज करने हमने इस तरीके से। तो यहाँ पर नीचे दिए गए उपागम को उपयुक्त एक क्रम में लगाना है, मतलब हम लोग पहले सिंपल चीज़ें रखनी है हमें, फिर कॉम्प्लेक्स रखनी है। तो कैसे कैसे हम लोग इसको रखेंगे, देखिए। तो सबसे पहले परिवार में रहना, ये आ जाएगा पहले नंबर पर। इसके बाद फिर परिवार के बाद पड़ोस आएगा, और उसके बाद आ जाएगा कम्युनिटी एग्जिस्ट, जो काफ़ी समय पहले के जो समुदाय है वो आ जाएगा, और लास्ट में आएगा ये भारत के वन क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए सबसे पहले परिवार में रहना, फिर पड़ोस में परिवार, फिर बहुत पहले के समुदाय, फिर भारत के वन क्षेत्र। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या या जिसको करिकुलम बोलते हैं, विद्यालय विश्वविद्यालय प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम या सामग्री, मतलब जो देखिए करिकुलम आपको पता होगा, जो स्कूल के अंदर जो भी है पढ़ाई प्लस एक्टिविटी दोनों को जोड़ देते हैं, तो वो करिकुलम बन जाता है। निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं बतानी है, तो कौन सा मानचित्र जो है हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल मानचित्र यूज़ होगा, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का उपयोग कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। भौतिक मानचित्र जो है, एक मिनट रुकिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब देखते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। हमारे मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र के प्रकार बताए गए हैं। देखिए भौतिक मानचित्र है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। फिर ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पर भौतिक मानचित्र का। अगला है राजनीतिक मानचित्र।
राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। फिर है थीमेटिक। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करने वाले होते हैं, जैसे सड़क का हो गया, या वर्षा का मानचित्र है, या उद्योग है आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दिशा हो गई, दूरी हो गई, दूरी, दिशा और प्रतीक। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा जांच करवाना चाहती है। मतलब एक टीचर है, वो बच्चों से ना उनके क्षेत्र में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं उनको जांच करवाना चाहती है। तो वो निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है। मतलब जो लेसन की टीचर प्लानिंग करेगी, क्या क्या जो है उसके अंदर टीचर रखेगी। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन। भ्रमण तो सबसे बेस्ट होता है, कोई भी चीज़ बच्चों को सिखानी है। सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवाने चाहिए, इस पर देखिए चर्चा जहाँ पर आ गया वो भी सही हो जाएगा। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े। बात चल रही है स्वास्थ्य सुविधाओं की, और वो भी अपने क्षेत्र के। अब अपने क्षेत्र में की जब हमें बच्चे को जानकारी देनी है उसके क्षेत्र की, तो वहाँ पर विश्व के काम में क्या करना है बच्चों से, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने छात्रों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो दशा है उसकी जांच करवाना चाहती है। तो उनकी पाठ्य योजना में क्या क्या स्थान होगा। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, और सरकार गरीबों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं देती है वो क्यों देती है इसके ऊपर चर्चा करना। सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, पहला देखते हैं क्या है। विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं। इसको ना यहाँ पर A, B, C, D कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यही दिए गए हैं, फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। A, B, C और D। ये बात सही है, यहाँ पर विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं, क्योंकि टीचर ये मानकर चलेगा ना, मान लो जिस टॉपिक को समझाना है उसको कि भाई इस चीज़ के बारे में पता है तो ठीक, नहीं तो बताएगा टीचर। फिर दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे काम करते हैं विद्यार्थी यह समझते हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं हम लोग सामाजिक न्याय व्यवस्था और हास्यकरण की, तो यहाँ पर जो बी है न्यायपालिका कैसे काम करते हैं दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे काम करते हैं विद्यार्थी यह समझते हैं, ये बी है इसमें। यहाँ पर सी है विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है, ये भी सही है। मतलब ए हो गया, सी हो गया, इसको भी होल्ड रखते हैं हम लोग। आगे है विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। अब विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। ACD होगा इसका राइट आंसर। अब बच्चों का ये नहीं बताना कि भाई डेली उसमें कैसे काम करती है न्यायपालिका, तो इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कुछ है क्या। सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्यकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल। विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं,
विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक समाज में कुछ समूहों को हाशिए पर महसूस करने के लिए एक साथ काम करते हैं। मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं? अब मतलब कोई लड़की स्टोरी बता रही है, हम वहाँ पर गए थे, हमने जो है शेरवानी और ये परंपरागत कपड़े पहने थे और बाद में फिर जीन्स और टी शर्ट डाल ली। पहला देखिए, कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। सही बात है। अब जैसे माहौल होगा उस हिसाब से हम लोग ड्रेस डालेंगे। हम जो कपड़े पहनते हैं उसको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। अब आगे है, कपड़ों को आराम के लिए मौके के अनुसार पहनना चाहिए। हाँ मतलब ये बात भी सही है कि भाई जैसा मौका हो, ज़रूरत है, उसी हिसाब से पहनो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस के ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी शेरवानी सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को किस प्रकार देख सकते हैं? कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। यहाँ पर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है? चयन करिए। हिमालय और गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर व्याख्या हो रही है, यहाँ पर कोई आलोचना थोड़ी ना हो रही। ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं? हाँ ये हो जाएगा, ये सही है। आगे है, झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन कौन सी? अब ये भी नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं, गांव, आज के गांव और महाजनपद के समय की 3 अंतर। हाँ ये हो जाएगा। देखिए ए सही है और क्या डी सही है। ए और डी देख लेंगे। ए और डी नहीं, सॉरी बी और डी। तो यहाँ पर बी हो जाएगा इसका आंसर। बहुदलीय व्यवस्था के गुण अवगुण क्या है? आज के गांवों और महाजनपदों के समय में गांव की व्यवस्था में 3 अंतर बताइए। ये सभी प्रश्न छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन इससे मिलेगा। आलोचनात्मक प्रश्न करने से छात्र के अंदर तर्क करने और अमूर्त चिंतन करने का क्या है? विकास होगा। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला है, ब्रांडिंग का अर्थ किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न। बिल्कुल, हर एक कंपनी का एक ब्रांड होता है, उसका लोगो होता है ताकि अलग कंपनी से उसको एक पहचान मिल सके। कारण, ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं को पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए खास चिन्ह लगाने की सोची थी। बिल्कुल ये वहीं से आया है। पहले पशुओं की ब्रांडिंग की गई थी, मतलब आप अपने जो पशु हैं उनको पहचान करने के लिए उन पर क्या एक मोहर टाइप की जो है लगा दी जाती थी। ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पाद से अलग कर सके। उत्पाद से जुड़ा एक ब्रांड मूल्य होता है जिसके साथ उपभोक्ता अपने आप को जोड़ता है।
ब्रांडिंग या इसको दागना बोलते हैं, पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। उदाहरण के लिए साबुन तो बहुत है, लेकिन हर कंपनी को अपने साबुन को एक अलग नाम देना होगा। ऐसा करने से वे साबुन का एक और ब्रांड बनाते हैं, इसीलिए AR सही है और ए की आर जो है सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। निम्नलिखित कथनों AR पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन है, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकता को प्रस्तुत कर सके। सही है ये बात। आगे है, विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान या पाठ्यचर्या सामग्री के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाते हैं। ये बात भी सही है, यहाँ पर इसकी सही एक्सप्लेनेशन करता है। देखिए इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। सामाजिक विज्ञान में कई विषयों का समावेश होता है। उन सभी विषयों को एक साथ पढ़ने के लिए शिक्षक और छात्र के मध्य एक अच्छा सामंजस्य बनता है। विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूह से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाती है। यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करिए, सही विकल्प का चयन करिए। परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन से में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। बिल्कुल, आजकल किताबों में स्त्रियों का जो योगदान है उसको शामिल किया जाता है, ताकि जो लिंग आधार पर भेदभाव हो कम हो सके। किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की जरूरत है। या ये बात भी सही है, यहाँ पर दोनों का दोनों सही हो जाएंगे। परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। जेंडर संबंधी मुद्दों में पुरुष और स्त्रियों के कार्यों को व्यवहारों को परिभाषित करते हैं, जबकि सेक्स शब्द जैविक एक की शारीरिक घटना को प्रतिबिंबित करता है। अपने वर्तमान के सामाजिक ढांचे में पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है, बल्कि यह धारणा क्या है, गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। किसी भी ऐतिहासिक घटना और सामाजिक मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। लैंगिक आधार पर पुरुष तथा महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तय कथन दोनों के दोनों क्या है, सही है। इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत के उदाहरण हैं? देखिए, बायोग्राफी हम किसी की पढ़ेंगे, आत्मकथा है, उसे खुद की लिखी हुई है, तो ये तो नहीं हो सकता। डायरी भी नहीं हो सकता, तस्वीर भी नहीं हो सकता, एक ही बचता है, किसी विद्वान की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए। ये किसी और के द्वारा लिखी गई होगी ना यहाँ पर। तो देखिए, प्राथमिक स्रोत और मतलब जिससे हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी चीज़ की, जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जब किसी माध्यम के जरिए मिलती है, बीच में कोई और होता है, वो द्वितीयक होती है। उदाहरण के लिए सिक्के, नदियाँ, किले, भारत का संविधान, रविंद्रनाथ टैगोर की एक पेंटिंग, जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये वे स्रोत है जब घटना हुई थी। द्वितीयक स्रोत वे स्रोत है जो कुछ विश्लेषण के बाद प्राथमिक स्रोत से जो हमने बना दिए हैं वो हो गया। अब उदाहरण के लिए आत्मकथा, शोध प्रबंधक, सूचकांक आदि। ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर जीवनी आ जाएगा, यहाँ पर गलती आ गया है। बायोग्राफी आ जाएगा। जो ऑटोबायोग्राफी है वो तो खुद लिखी जाती है ना।
यहाँ पे ये गलत है। देखिए, एक बायोग्राफी होती है, जीवनी बोलते हैं जिसको, और एक होती है इसको जीवनी, और एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो लग गया तो मतलब खुद की स्वयं जो लिखी है वो हो गई, और बायोग्राफी जो है वो कोई भी लिख सकता है किसी के बारे में रिसर्च करके। तो जो ऑटो वाली है वो प्राइमरी सोर्स है, जो खाली बायोग्राफी है वो सेकेंडरी है। सामाजिक स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा प्रश्नों पर आधारित आंकड़ों का संग्रह, ऑप्शन नंबर डी। माध्यमिक या मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक क्या करना है, एक असाइनमेंट देना है, मतलब एक प्रोजेक्ट देना है, सॉरी। उसके लिए प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से प्रश्न पूछकर सूचनाएं एकत्रित की जाती है। प्रश्नावली अनुसंधान करने का एक प्रमुख रूप है जिसमें लोगों से सूचना एकत्रित करने के लिए उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली निर्माण में एक आत्मनिष्ठ और प्रयोग में क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि है। अब देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रम को विकसित करने की अपेक्षा है? तो देखिए, यहाँ पर देखिए लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगा, इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये ही इसका मूल्यांकन करेंगी। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये जो संस्थाएं हैं ये मूल्यांकन प्रक्रम को विकसित करने की इनसे अपेक्षा है। आरटीई एक्ट एक क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, इसको 4 अगस्त 2009 को संसद में अधिनियम किया गया, परंतु इसको देखिए 1 अप्रैल 2002 से जो है ये लागू हुआ था, और 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का इसमें प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के तहत शिक्षा एक प्रमुख विषय है। यह अधिनियम शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ तक कि स्थानीय निकायों द्वारा पालन की जाने वाली विशिष्ट नीतियों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र खालिस्तान से प्रारंभ होता है और खालिस्तान पर समाप्त होता है। तो इसका देखिए प्लेसमेंट असेसमेंट से शुरू और समेटिव पे ख़त्म, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र नियोजन आकलन से आरंभ होता है, योगात्मक आकलन पर समाप्त होता है। नियोजन आकलन से आशय, उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक कार्यविधि का निरूपण करने से है। यह तथ्यों को कैसे करना है, उसका समावेशन किस आधार पर होगा, इसका निरूपण करता है। योगात्मक आकलन विद्यार्थी के अधिगत विषयों में सूचना एकत्र करने का एक प्रमुख तरीका होता है। इस प्रकार के आकलन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण और प्रोन्नति है। योगात्मक आकलन में छात्रों की उपलब्धियों का स्तर प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि नियोजन आकलन में विद्यालय का आकलन चक्र प्रारंभ होता है और योगात्मक आकलन में समाप्त होता है। विद्यालयों के कार्यों को स्वोद्देश्य संग्रह को माना जाता है। जो विद्यालयों को देखिए एक पर्पजफुल कलेक्शन होता है बच्चों के काम का, वो पोर्टफोलियो के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यालय के कार्यों के स्वोद्देश्य संग्रह को पोर्टफोलियो माना जा सकता है। पोर्टफोलियो छात्र के कार्यों का एक संग्रह है
एक पोर्टफोलियो में कक्षा का काम हो गया, कलात्मक काम हो गया, चित्र और कई अन्य मीडिया शामिल हो सकते हैं। यह एक समय अवधि में छात्र के अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति को दर्शाता है। पोर्टफोलियो में प्रत्येक भाग चुना जाता है क्योंकि यह आपने जो सीखा है उसका प्रमाणिक निरूपण है और यह आपके वर्तमान ज्ञान और कौशल प्रदर्शित करने के लिए है। पोर्टफोलियो एक कहानी की पुस्तक है जो एक छात्र की अधिगम प्रगति को वर्णित करती है। जैसे जैसे वे प्रत्येक वर्ष में आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार सत्र के अंत के बाद प्रयोगशाला कार्य के लिए पोर्टफोलियो आकलन तकनीक का उपयोग किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड का कंसेप्ट जो है उसको समझ लिया है या नहीं। मतलब एक टीचर है, उसने पॉपुलेशन पिरामिड समझा दिया बच्चों को, या मतलब वो ये चाहती है कि वो बच्चों को इसके बारे में कुछ पता है या नहीं पता। तो कैसे चेक करेगी वो? जनसंख्या पिरामिड को बच्चे पढ़ लेते हैं और व्याख्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। बच्चों से उसने पढ़वाया, बच्चों ने पढ़ दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन करी, इसका मतलब बच्चे को उसका पता है। अब दिए गए आंकड़ों के आधारित मतलब टीचर ने आंकड़े दे दिए, बच्चों ने पिरामिड बना दिया। अब बना तो ही सकता है जिसको पता होगा, ये भी सही है। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से भी रोजगार में लगे लोगों के बारे में, ये चीज़ गलत हो जाएगी। रोजगार के बारे में थोड़ी ना इससे पता लग जाएगा, तो ये गलत हो जाएगी। यहाँ पर ए और बी ये सही हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। इसके लिए निम्न तथ्य सहायक हो सकते हैं। बच्चे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, या आंकड़ों बच्चे को आंकड़े दे दिए जाए तो एक पिरामिड जो बना सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड एक प्रमुख एक आरेख होता है जिसमें विम आरेख होता है, जिसमें आयु वर्ग की जनसंख्या का त्रिकोणात्मक प्रदर्शन किया जाता है। यह आबादी के निवासियों का एक ग्राफिक प्रोफाइल होता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सन अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण के कौशल को आंकते हैं। मतलब जो लर्नर है वो एनालिसिस कर सकता है या उसने एनालिसिस किया है, इस चीज़ को एक टीचर को जानना है। देखिए, अगर हिमालय की सभी हिमनद पिघल जाए तो मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, इससे एनालिसिस बच्चे कर सकते हैं। हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल कर सकते हैं। जी नहीं, ये तो कुछ एनालिसिस हुआ ही नहीं। वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के काम बताइए। आगे भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, ये हो जाएगा। तो ए और डी ये यहाँ पर सही है, ये भी नहीं, ये यहाँ पर एनालिसिस नहीं। आप किसी काम बता रहे तो एनालिसिस थोड़ी ना हो गया, तो इसका डी हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण करने के लिए ये कौशल आके जा सकते हैं। अगर हिमालय की सभी नदियाँ पिघल जाए, भारत में मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। जब हम अधिगम की प्रक्रियाओं द्वारा अनुक्रियाओं को ऐसी समवर्गीय श्रृंखला का अर्जन करते हैं जिन्हें पूर्ण दक्षता के साथ संपन्न किया जा सकता है, तो इस प्रकार की उपलब्धि को कुशलता या कौशल का नाम दिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीटेट का जो लेवल 2 का पेपर होता है उसके सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा।